सभी को समर्थन में बैठा हुआ। पहले ये बताइए कि आपका 54 दिन आज हमारा आंदोलन का हो। ठीक है, ये तो इस बार, इससे पहले भी आपकी न्यूज हमारे चैनल पे आई है, उस समय कितने दिनों तक था? उस समय भी 54 दिन तक था। अभी तो 54वां दिन आज है, लेकिन जब तक रोजगार हमारा पूरा नहीं होगा मांग को, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है, देखिए वैसे तो आपकी कहानी से मैं अवगत हूँ। आपने बीसीसीएल से ट्रेनिंग की हुई है, अप्रेंटिसशिप आपने पढ़ाई की है यहाँ से, लेकिन एक बार अपनी कहानी ब्रीफ में दर्शकों को बताएं जो पहली बार आपको सुन रहे हैं। देखिए, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम सभी युवा बीसीसीएल जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से 1 वर्ष का हम लोग अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूरा किए। प्रशिक्षण समाप्त होने पर कंपनी हमारा सेवा मुक्त के बाद हम लोग कंपनी से नियमित नियुक्ति की मांग करते 2-3 वर्षों से आ रहे थे, लेकिन कंपनी का साफ कहना था कि भारत सरकार का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम आपको नियमित नियुक्ति दें। लेकिन फिर हमारा कंपनी से डिमांड हुआ कि इस कोरोना महामारी की वजह से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और आपके कंपनी अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही है और कंपनी का अधिकांश काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से रेलवे और भारत सरकार के तमाम कंपनियां अपने अप्रेंटिस को रोजगार देने का काम कर रही है, उसी प्रकार से आप भी कम से कम जो भी अप्रेंटिस आपका युवा है आज बेरोजगार बैठा हुआ है, उन्हें आउटसोर्सिंग कंपनियां में रोजगार देने का काम करें, जिससे बेरोजगारी कम हो और हम लोग न्यूनतम मजदूरी दर पे भी कंपनी को काम करके उन्हें हम लोग लाभ देने का काम करें, कंपनी का नाम रोशन करें। ठीक है, पिछली बार मामला कुछ सुलझा था, आपने भी खबर हम लोगों को भेजी थी अपनी तरफ से कि सांसद बीच में आए थे, बहुत पार्टीज का आपको साथ मिला था जो गणमान्य लोग हैं शहर के। क्या हुआ, कैसे छले गए आप फिर से? क्योंकि सारे जितने लोग थे वो पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन वो भी कुछ नहीं करवा पाए आपके केस में, तो कैसे छला हुआ जो ये आपके साथ पूरा छलावा हुआ है, उसकी कहानी बताइए। देखिए, सबसे पहले कि हम लोग जब धरना में थे तो धनबाद के माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी हमारे धरना स्थल पे आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी मांग को लेकर बीसीसीएल सीएमडी के समक्ष द्विपक्षीय वार्ता करते हैं और आपका जो ऑथेंटिक जो मांग है उसको हम कंपनी को ससमय पूरा करने का हम बात करेंगे। तो मैंने मीटिंग में हमारा भी प्रतिनिधि किया, पीएन सिंह जी भी थे और सीएमडी साहब भी थे, और मीटिंग में सीएमडी साहब के पास हम अपनी मांग को रखे जो 3 सूत्री हमारा डिमांड था, जिसमें बीसीसीएल सीएमडी ने ये कहा कि 15 अगस्त तक 2022 तक सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों से वार्ताहूर्त कर आपको रोजगार दिलाने का हम काम करेंगे। और दूसरा कि जो बीसीसीएल कंपनी का जो अपना नॉर्म्स है उसमें जो एनआईटी प्रोविज़न है उसमें हम लोग डलाने के लिए कोल इंडिया को पत्र हम लोग अग्रेसित करके उनसे हम आग्रह करेंगे कि इनका जो डिमांड है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एनआईटी में प्रोविज़न डालने के लिए का काम करें, जिससे कि आगे जो अप्रेंटिस युवा है उसको आउटसोर्सिंग कंपनियां में नियुक्ति में कोई परेशानियां ना हो। तो इन सब बातों के बाद बीसीसीएल सीएमडी हमें कहें सांसद जी के उपस्थिति में कि आप धरना जो आपका प्रस्तावित जो चल रहा है उसको आप समाप्त कर दीजिए, आपका डिमांड पूरा हो जाएगा। मैंने छल समझिए या झूठ समझिए, मैं साक्ष्य मान के मैं जो है उनको एक गार्जियन स्वरूप मान के अपना धरना को समाप्त कर दिया, जिसके बाद हम लोग लगातार 6 महीना से कंपनी का चक्कर लगा रहे हैं कि जो आप पूर्व में समझौता किए उस पर आप जल्द इम्प्लीमेंट करने का काम करें, लेकिन बीसीसीएल सीएमडी इस पर कोई तत्परता नहीं दिखाए। कंपनी के पदाधिकारी के साथ सैकड़ों बार धरना समाप्त होने के बाद मीटिंग हुआ, लेकिन सिर्फ टाल मटोल और झूठा आश्वासन हमको दिया गया। कंपनी हमारा रोजगार के मामले पर कोई पहल नहीं की, केवल युवाओं को जो है जलाने का काम कर रही है और आज युवा जल के त्रस्त होकर आज दोबारा धरना देने को विवश हो। चलिए, ये जो आपकी मांग है, आप किससे जॉब चाहते हैं? बीसीसीएल से डायरेक्ट जॉब चाहते हैं या उसकी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उन कंपनियों में जॉब चाहते हैं? देखिए,
सबसे बड़ा बात है कि मैं बीसीसीएल से ही रोजगार मांग रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इनसे प्रशिक्षित हुआ हूँ। ठीक है। और लेकिन बीसीसीएल के ही अधीन जो आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही हैं, तो जब तक हमारा कानून रेगुलराइज का नहीं बनता है, क्योंकि बीसीसीएल 30 वर्ष से जो है गैर जो तकनीकी पदों पर जो है नियुक्तियां भी बंद की हुई है। कंपनी अपना मैन पावर जो है धोखा देके सरप्लस बताती है कि हमको, जबकि पहले 2.5 लाख मैन पावर था, आज 35-36 हज़ार के लमसम मैन पावर है, लेकिन कंपनी का कहना है कि मेरे पास मैन पावर सरप्लस है। तो मेरा कहना है कि जब आपका सर्वाधिक काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रहा, तो आप नियमित जो भर्ती आप लेंगे नहीं, तो आप कम से कम आउटसोर्सिंग में भी जीने खाने का आप रोजगार का एक जरिया बना दीजिए, जिससे युवा आज अपना रोजगार ले और अपना घर परिवार से संपन्न रहे। इससे क्या आउटसोर्सिंग से अपना जीविका पालन करने को वो अपना ये हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आपने कहा कि कंपनी धोखे से सरप्लस दिखाती है मैन पावर, कैसे पता चला ये सब? देखिए, बीसीसीएल अंतर्गत जित 12 एरिया है, ठीक है। 12 एरिया में एग्जाम्पल हम आपको दुग्धा कोलवासरी का ही देते हैं, ठीक है, पाथरडी कोलवासरी का ही देते हैं। ऐसा ऐसा काफ़ी कोल परियोजनाएं हैं, जमुनिया है ब्लॉक 2 क्षेत्र का, और काफ़ी एरिया ऐसा है जो कोयला रहते बंद पड़ा है, जिसको बीसीसीएल छल करके, बोलिए ये क्या इनके राजनीतिक मंशा है या क्या है, जो बंद पड़ी हुई है। आज बीसीसीएल में जब 2.5 लाख मैन पावर आज से उस समय काम करती थी, जबकि उसके बाद बीसीसीएल का काफ़ी विस्तार हुआ, काफ़ी नया नया कोल पैच, काफ़ी कोल ब्लॉक खुले, तो मैन पावर जब 3 तिमाही जब कम हुई है, तब ये बोल रहे हैं कि भैया मेरे पास मैन पावर सरप्लस है। तो इसलिए सरप्लस दिखा रहे हैं, क्योंकि अपना टोटल चीज़ को आउटसोर्सिंग को बेच दिए। आज आउटसोर्सिंग प्राइवेट कंपनियां खनन कर रही है, तो इनको एम्प्लॉय का जरूरत ही नहीं है। तो हमारा कहना है कि हम सभी आसपास के युवा हैं, और बाहर की कंपनी आके काम करेगी और स्थानीय को रोजगार नहीं देगी, तो युवा इतना बड़ा मिनी रत्न कंपनी से रोजगार छोड़ के कहाँ दिल्ली मुंबई जाएगा? जिसके घर के बगल में तालाब हो, नहाने वाराणसी जाएगा क्या? एक बात और, अभी हाल ही में आप दिल्ली गए थे अपने समूह के साथ, वहाँ पर क्या वार्ता हुई? देखिए, हम लोग दिल्ली में जो है जितने भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, सभी को हम लोग ज्ञापन सौंपे, और जिसमें लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, और तमाम जितने भी वरिष्ठ जो भारत सरकार के नेता हैं, उनको मैंने ज्ञापन सौंप के उन्हें मैं वस्तु स्थिति से अवगत करवाया और अपनी मांग को उनके समक्ष रखा, जिन्होंने ज्ञापन लेके इस पे जो आवश्यक और उचित कार्रवाई करने का हम लोग को आश्वस्त किया। और उसी बीच हम लोग कांग्रेस मुख्यालय भी गए, और कांग्रेस मुख्यालय में जाने के बाद हम लोग केसी वेणुगोपाल सर, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इमरान प्रताप गढ़ी जी, जो राष्ट्र कवि और आपका राज्यसभा मेंबर हैं, और सैयद नासिर हुसैन साहब, जो राज्यसभा मेंबर हैं, इन सभी, और भी तमाम, भूपेश बघेल साहब थे, राजेश ठाकुर जी से भी वहाँ मुलाकात हुआ। बहुत सारे नेताओं से हम मुलाकात करके उनको हम लोग इस मामला से अवगत करवाएं, और हम लोग आग्रह किए कि हम लोगों का दिशा को आप लोग तय कीजिए, क्योंकि भारत सरकार इस पे मौन है। जब विपक्ष भी नहीं सपोर्ट करेगा तो हम लोग जाए कहाँ? तो उन्होंने कहा कि अभी तो संसदीय का जो सत्र है वो खत्म हो चुका है, अब जो सदन चालू होगा, और कोयला मंत्री क्षेत्र से बाहर हैं, दिल्ली से बाहर हैं, तो कोयला मंत्री जी को आने दीजिए, हम उनसे वार्ता आहूत कर आप लोग के समक्ष हम लोग वार्ता करवा के इस मामला को क्लियर कराने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। ठीक है। लगभग कितने लड़के हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम कुल मिला के 400 से 500 लड़के हैं, और टोटल जो अप्रेंटिस 4-4.5 हज़ार को कराए हैं, और अभी भी करवा रहे हैं। लेकिन उनको रोजगार मिलेगा या नहीं, उसका कोई माय बाप आज नहीं। भारत सरकार का कौशल विकास योजना पूरा तरह से विफल है। इसलिए विफल है कि आप प्रशिक्षण करा रहे हैं, प्रशिक्षण के नाम पे आम कैटेगरी मजदूर का तरह आप काम करा रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उनका आप दिशा को नहीं तय कर रहे हैं कि प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है उससे उसको क्या प्रॉफिट हो आगे चल के। हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। आज रेलवे का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो रेल अप्रेंटिस इसे भर सकता है, सेल का जा रहे हैं तो सेल अप्रेंटिस भर सकता है, तो हम लोग कहाँ जाए? चलिए आपको कुछ और दिखाती हूँ।